देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो भारत सरकार के लिए है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो जाए, और चुनाव आयोग की चुनौती है, जो कि बहुत ज़रूरी है देश के लिए। जीते हारे कोई किसकी सरकार बने, सारे दल देश के संविधान की शपथ लेने के बाद ही चुनाव में जाते हैं। वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, अपनी पार्टी हो, जो भी है, जब भारतीय संविधान के प्रति आप शपथ लेते हैं उसके बाद ही आप चुनाव में भाग लेते हैं। तो वो प्रश्न नहीं है, सरकार किसकी भी बन जाए, कि यूनियन टेरिटरी है और अभी संशोधन करके राज्यपाल को तमाम अधिकार दे दिए गए हैं, तो वो दिल्ली विधानसभा जैसी विधानसभा बनेगी। तो कोई ऐसी विधानसभा वो नहीं बन रही है कि जो उत्तर प्रदेश की तरह या पश्चिम बंगाल की तरह या अन्य स्वतंत्र जो विधानसभाएं हैं, मतलब सर्वशक्तिमान विधानसभाएं, उस तरह से नहीं है। तो लेकिन इससे एक प्रतीकात्मक महत्व बहुत है जम्मू कश्मीर का, जो भी रामकृपाल जी ने कहा, हमने भी पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश जाना बहुत जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के लोग और खासकर कश्मीर घाटी के लोग, वो भी भारत के लोकतंत्र में उतनी ही आस्था रखते हैं जितने कि देश के दूसरे राज्यों के लोग। और लोकसभा चुनाव में ये साबित भी हो चुका है। और वैसे पहले भी ये बार बार कहना कि कश्मीर के लोग, लगातार कश्मीर में पहले भी चुनाव हुए हैं, 2014 में भी चुनाव हुआ, 2008 में भी चुनाव हुआ, उसके पहले, और लोगों ने वोट डाला है, बड़ी संख्या में वोट डाला। मुझे याद है नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे और काफ़ी लंबे समय राज्यपाल शासन रहा था वहाँ पर, और उसके बाद जब चुनाव हुए तो लाइन लगा लगा के लोगों ने वोट डाले थे। तो जम्मू कश्मीर की आम आबादी, आम आवाम जो है, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेता रहा है। और 1986 में अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को डिस्टर्ब नहीं किया जाता तो शायद आतंकवाद की जड़ें भी नहीं बनती वहाँ पर। जो सलाउद्दीन को जिस तरह हराया गया चुनाव और सारी चीज़ें हुई, और वो तो जुलूस निकाल के जा रहा था। और तो इसलिए जम्मू कश्मीर के आम आवाम के बारे में मेरा मानना है कि वो भारत के लोकतंत्र के साथ हैं, और इसी वजह से जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। वरना कहीं की जनता अगर साथ नहीं होती तो बहुत मुश्किल होती है बनाए रखना। तो सिर्फ सुरक्षा बलों के दम पर साथ नहीं है, वो हमारे साथ हैं। और सुरक्षा बलों की तैनाती तो वहाँ इसलिए है कि पड़ोसी देश बदमाशी न कर सके। जहाँ तक चुनाव की बात है, मैं कांग्रेस, एक समय में कांग्रेस और एनसी के बीच में चुनाव होता था, ये दो बड़ी पार्टियां थी। आज कांग्रेस की स्थिति है कि उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन करना पड़ रहा है। पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बना चुकी है कांग्रेस। मुझे लगता है दोनों की स्थिति ऐसी है कि दोनों को एक दूसरे के साथ, दोनों की स्थिति नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हो गई है, और बीजेपी वहाँ एक पार्टी बन गई है उसके वो। लेकिन बीजेपी जिस तरह लोकसभा के चुनाव में उसने कश्मीर में कैंडिडेट नहीं दिए, तो क्या विधानसभा चुनाव में भी वही रणनीति अपनाएगी या अपने कैंडिडेट उतारेगी तो घाटी में कितने उतारेगी और किसके साथ गठबंधन करेगी, ये अभी खुलना बाकी है। मुझे लगता है उस पर भी हम लोगों को नजर रखनी चाहिए, क्योंकि और जब देखिए, मैं तो उस विचारधारा का हूं, जब पीडीपी और बीजेपी का अलायंस हुआ था तो बहुत लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, मैंने उसका समर्थन किया था। मैंने कहा था गर्म पानी और ठंडा पानी साथ रख दो तो पानी सामान्य हो जाता है। तो मुझे था कि अगर एक अतिवादी पार्टी वो पीडीपी थी और एक हिंदूवादी पार्टी बीजेपी, दोनों एक साथ अगर आएंगे तो कुछ ना कुछ बर्फ पिघलेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी अगर घाटी में अपना आधार खोज रही है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अच्छा है कि कश्मीर के लोग बीजेपी को भी एक विकल्प के रूप में देखें, उसमें क्या समस्या है। अमित शाह जी ने जो सवाल पूछे कांग्रेस से, वो सवाल मुझे लगता है अभी घोषणा पत्र तो आया नहीं, ना एनसी का है ना उसका। दूसरा, कुछ चीजें तो ऐसी उन्होंने पूछ दी जिनका कोई मतलब नहीं। शंकराचार्य पर्वत का नाम, अब शंकराचार्य पर्वत का नाम क्या सुलेमान पर्वत कब था? नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट तो आजादी के बाद से जाने कब कितनी बार रह चुकी है, कितनी बार वहाँ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट तब भी थी जब अटल जी के साथ फारूक अब्दुल्ला का अलायंस था, और उमर अब्दुल्ला केंद्र मंत्री थे बीजेपी के साथ, तब अमित शाह जी गुजरात में मंत्री रहे होंगे, तो तब कौन सा सुलेमान पर्वत हो गया नाम। तो ये तो चुनावी सवाल है जो इस तरह किए जाते हैं। जो पार्टियां देश का संविधान की शपथ लेकर के चुनाव लड़ रही हैं, वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकती हैं कि जो देश के खिलाफ हो। और रही बात धारा 370 की, 370 हट चुका है। 370 लगाने और हटाने का काम केंद्र का है। वो कश्मीर की छोटी सी विधानसभा जम्मू कश्मीर की, वो 370 पर कोई फैसला नहीं ले सकती। एक चुनावी मुद्दा ही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं हो सकता। राज्य बहाली का मुद्दा जो है वो महत्वपूर्ण है, बाकी दल उठाएंगे। बीजेपी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी ये देखना दिलचस्प होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हरियाणा की बात मैं अगले दौर में कर लूंगा, अगर आप आएंगे तो। जल्दी से आप एक बार कर ही दीजिए। हरियाणा में देखिए, हरियाणा की जहां तक बात है, हरियाणा में सीधे चुनाव बाइपोलर हो गया है। पिछली बार ट्राइपोलर था, इस बार सीधा बाइपोलर चुनाव है। वहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा चुनाव है। जो जेजेपी जो तीसरी पार्टी है, वो अपनी जमीन उसकी खुद चुकी है, उनके विधायक छोड़ के भाग रहे हैं, उनके पास ना आधार बचा है, नेता जरूर बचे हुए हैं। तो मुझे लगता है पूरा बाइपोलर चुनाव है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।